नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शाम के 7 बजते ही देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण आर्थिक खबरें लेकर के हम पहुंच जाते हैं अपने स्टूडियो और उन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। तो अंशुमान सर के साथ तमाम महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले जरा नज़र डाल लेते हैं कि आज किस विषयों पर, कौन से महत्वपूर्ण विषयों पर हम बातचीत करने वाले हैं। नज़र डालते हैं ऑन द शो पर। ऑन द शो में सबसे पहले हम बात करेंगे क्या घटेगा चीनी का उत्पादन और क्या आने वाली है चीनी की महंगाई। जी हाँ, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्या कुछ आंकड़े निकल करके आए हैं और कहाँ से आंकड़े निकल के आए हैं, इस पर होगी विस्तारपूर्वक बातचीत। इसके बाद हम रुख करेंगे मार्च तक आएगी अंतिम तारीख। जी हाँ, आईडीबीआई के निजीकरण को लेकर के कुछ एक अपडेट्स आई हैं। क्या कुछ उस अपडेट्स के मायने हैं और क्या आईडीबीआई का निजीकरण हो पाएगा, इस पर डिटेल में होगी बातचीत। लोन रिकवरी पर दिखेगा लोन रिकवरी पर दिखेगा असर, इस पर हम बातचीत करेंगे क्योंकि मूडीज़ की तरफ से भारतीय बैंकों की सेहत को लेकर के कुछ एक रिपोर्ट्स आई हैं। क्या कुछ उस रिपोर्ट में कहा गया है और आखिर में चिंताएँ क्या हैं भारतीय बैंकों को लेकर के, और अभी भारतीय बैंकों के स्टॉक्स में अगर आप अपने पैसे लगा रखें तो क्या करना चाहिए। ये तमाम वो सवाल हैं जो आज समझने की कोशिश करेंगे आज के हम इस विशेष कार्यक्रम में। सेक केस में मिलेगा नोटिस। जी हाँ, अदानी ग्रुप को नोटिस भेजेगी गुजरात की अदालत। क्या कुछ समस्याएं हैं अदानी समूह को लेकर के और कब तक ये समस्याएं चलती रहेंगी, अभी नया अपडेट क्या है, ये अब डिटेल में बातचीत करेंगे। टूटने लगा धैर्य। जी हाँ, इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश जो है वो 26% तक गिरा है। फरवरी में एमफी के जो आंकड़े निकल करके आए हैं वो क्या दर्शा रहे हैं और रिटेलर्स की मनोदशा के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं और भारतीय बाज़ारों को इस पर क्या असर पड़ सकता है, ये भी आज की चर्चा का विषय रहेगा। तो बने रहिए कार्यक्रम में। और आखिर में हम इस पर भी बातचीत करेंगे कि डीओटी को लिखा गया है पत्र। स्टारलिंक की भारत में एंट्री पर उठे हैं सवाल। क्या वो सवाल हैं और भारत सरकार को आखिर में स्टारलिंक की एंट्री को लेकर के डर क्यों लग रहा है? क्या कुछ खास है, क्या कुछ खतरे हैं स्टारलिंक को लेकर के, ये भी आज की चर्चा का विषय रहेगा। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की महंगाई की खबर के साथ। जी हाँ, भारत में इस साल चीनी उत्पादन में कमी आने वाली है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी इस्मा ने अपने अनुमान को घटा दिया है। पहले जो आकलन जारी किया गया था उसमें करीब 9 लाख टन कम चीनी उत्पादन होने का अनुमान है। इसका असर देश में चीनी स्टॉक और कीमतों पर देखने को मिल सकता है। इस्मा के मुताबिक इस सीज़न में भारत में कुल 2.64 करोड़ टन चीनी उत्पादन का अनुमान है, जो कि पहले के अनुमान करीब 2.73 करोड़ टन अनुमान से काफ़ी कम है। सर, पहले तो ये समझना चाहेंगे कि आखिर में इस अनुमान को घटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और दूसरा, क्या हम ये मान के चलें कि अगर अनुमान घटाया गया तो अब कीमतें बढ़ सकती हैं? विपुल, इस महीने की साल की शुरुआत से ही चीनी की कीमतों पर दबाव बनता दिख रहा था और चीनी के उत्पादन में कमी की संभावना थी। अब आधिकारिक रूप से शुगर मिल्स एसोसिएशंस ने अपना आकलन जारी कर दिया है जो ये बता रहा है कि चीनी के उत्पादन में कमी होगी। उत्पादन में कमी की 2 प्रमुख वजह हैं। एक तो उत्तर प्रदेश के इलाकों में जो चीनी की गन्ने के रस से जो ईल्ड है उसमें कमी आई है, और महाराष्ट्र में भी लगभग ऐसा ही असर हमें दिखाई दिया है। तो गन्ने की से निकलने वाली चीनी की जो उत्पादकता है, ईल्ड है, उसकी कमी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिस वजह से भारत में चीनी के उत्पादन में कमी आ रही है। बाजार को प्रभावित करने के लिए, कीमतों को के सेंटिमेंट्स को प्रभावित करने के लिए ये खबर पर्याप्त है और इसका असर हमें आने वाले समय में चीनी की कीमतों पर दिखेगा। लेकिन एक राहत की बात यहाँ ये है कि मिलों के पास लेफ्ट ओवर स्टॉक अच्छा है। करीब करीब 5.4 मिलियन टन का स्टॉक है सीज़न के एंड तक, जो कि क्रशिंग सीजन हाल में समाप्त हुआ है। नियमों के मुताबिक 2 महीने की खपत के बराबर का स्टॉक होना चाहिए, जो करीब 4.5 मिलियन टन होता है। तो अगर आप मिलों के पास स्टॉक्स की स्थिति देखें तो शायद बाजार में आपूर्ति की समस्या नहीं होगी, लेकिन बाजार की अंतर्धारणा हमेशा प्रभावित होती है जब चीनी के उत्पादन की में कमी दिखाई देती है। तो इसलिए इस साल चीनी की कीमतों पर दबाव रहेगा जब तक कि अगले क्रशिंग सीजन की और अगले सीजन के गन्ने की कटाई और चीनी का उत्पादन शुरू नहीं हो जाता। बिल्कुल, और इस विषय पर हम लगातार जो है एग्रीमीटर के अंदर जो है अपने विशेष कार्यक्रम में कमोडिटी से जुड़ी खबरों पर आपको अपडेट देते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईडीबीआई बैंक के निजीकरण को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है। आईडीबीआई बैंक के विनिवेश यानी कि प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया मार्च तक पूरी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक सरकार और एलआईसी अपनी संयुक्त 60.72% हिस्सेदारी बेचने की योजना पर काम कर रहे हैं। इस बिक्री को लेकर के निवेशकों से बातचीत का दौर जारी है और मार्च तक अंतिम फैसला लिए जाने की
उम्मीद है। इस प्रक्रिया के तहत सरकार आईडीबीआई बैंक में मैनेजमेंट कंट्रोल भी नए निवेशकों को सौंप सकती है। सर, बातचीत तो चल रही है, लेकिन क्या वाकई में मार्च तक आपको लग रहा है प्रक्रिया ये पूरी हो पाएगी सारी? थोड़ी ऊहापोह है, फिंगर्स क्रॉस जैसी स्थिति है, क्योंकि अगर इस बार बजट के आंकड़ों को आप करीब से देखें तो बजट में सरकार ने 47,000 करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य रखा था, जिसमें आईडीबीआई के विनिवेश का स्पष्ट रूप से कोई संकेत नहीं था और उल्लेख नहीं था सरकार की तरफ से। हालांकि आईडीबीआई को बेचने का, इसके निजीकरण की प्रक्रिया 2023 से चल रही, 2023 जनवरी से चल रही है, क्योंकि इसमें एलआईसी की भी हिस्सेदारी और एलआईसी अलग से ही विनिवेश होकर सूचीबद्ध हो चुकी है, तो इसलिए भी एलआईसी को इससे अलग किया जाना था। करीब 60% इक्विटी बेची जानी है, यानी नियंत्रण की इक्विटी किसी निजी बैंक, निजी क्षेत्र के निवेशक को दी जानी है। कोई बड़ा ग्राहक, कोई बड़ा बायर बाजार में नहीं आया है अभी तक। हालांकि सरकार की कोशिश है और फिर ये कवायद है कि मार्च के अंत तक इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए ताकि पैसा इस वित्त वर्ष में आ सके। लेकिन भारतीय बैंकिंग उद्योग की जो मौजूदा परिस्थिति है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे, ऐसी स्थिति में आईडीबीआई बैंक में निवेश करने वाले बैंक की थोड़ी चुनौती है और इसलिए ये विनिवेश लगातार टलता चला आ रहा है। जी, इस बीच जो है भारतीय बैंकिंग सेक्टर को लेकर के ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने अपना आउटलुक स्थिर रखा है। हालांकि मूडीज़ ने आगाह किया है कि आने वाले समय में एसेट क्वालिटी यानी बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट देखने को मिल सकती है। मूडीज़ का यह कहना है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी और धीमी होती अर्थव्यवस्था का असर बैंकों की लोन रिकवरी पर पड़ सकता है। इसके बावजूद बैंकिंग सेक्टर की मजबूत फंडिंग, बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी और सरकारी सपोर्ट के चलते इस सेक्टर को स्थिर रेटिंग दी गई है। मूडीज़ के मुताबिक भारतीय बैंकिंग सेक्टर अपनी बैलेंस शीट को मजबूत बनाए रखने में सक्षम रहेगा। सर, बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग लोन को लेकर के इस मूडीज़ की रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है? मूडी की रिपोर्ट थोड़े किंतु परंतु के साथ है। पहली चीज तो जबकि मूडीज जैसी एजेंसियां किसी सेक्टर के बारे में अपना आउटलुक देती हैं तो उसे हमारे लिए समझना जरूरी है कि स्टेबल आउटलुक है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। स्टेबल आउटलुक का मतलब है कि बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति स्थिर है, इसमें किसी बड़ी ग्रोथ की गुंजाइश नहीं है। और हमने बाजार में भी बैंकिंग स्टॉक्स की परफॉर्मेंस में देखा, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। मूडीज ने दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं। मूडीज ने कहा है कि एक तो जो लेगेसी पुराने लोन है, कोविड और उसके बाद के लोन है, उनका स्लिपेज रेशियो लगातार बढ़ रहा है। अगर आप बोनस पॉइंट को नियमित देख रहे हैं तो आपको लगातार बता रहे हैं कि छोटे लोन्स में एनपीए बढ़ रहे हैं, बैंकों को रिकवरी में समस्या आ रही है। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में स्ट्रेस दिख रहा है, जिनको बैंकों ने लोन दे रखा है वहां पर डिफॉल्ट्स बढ़ रहे हैं। तो ये एक हिस्सा है जिसको मूडी ने अपनी रिपोर्ट में कवर भी किया और इस तरफ इशारा किया है। और दूसरा ये कहा है कि प्रोविजनिंग का दबाव बैंकों पर आने वाले समय में बढ़ेगा, जबकि अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण लोन की मांग में कमी आएगी। हमने पिछले हफ्तों में आपको बताया है कि क्रेडिट की ग्रोथ और क्रेडिट की ऑफटेक में भी कमी आई है। उम्मीद की किरण यह है कि अगर रिजर्व बैंक ब्याज दरों में आने वाले समय में कोई कमी करता है, महंगाई के ताजे आंकड़े की रोशनी में जो कल आया था जिस पर हमने चर्चा की थी, तो शायद बाजार में क्रेडिट की मांग बढ़ेगी। दूसरी तरफ मूडीज़ को यह लग रहा है कि बैंकों के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो थोड़े संतुलित हैं, हालांकि 78 से 79% के आसपास हैं, परंतु आरबीआई को इस मामले पर और ज़्यादा गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा बैंकों के भीतर जो तमाम रेगुलेटरी और इश्यूज़ आ रहे हैं, जो चुनौतियां आ रही हैं, उनका भी असर बैंकों के सेंटीमेंट पर हमें दिखेगा। जी सर, आज अगर हम देखें तो बैंकों में ऑलमोस्ट फ्लैट रुझान देखने को मिला बैंकिंग इंडेक्स को लेकर के, लेकिन बैंकों की स्थिति को सर लेकर के आज हमने भी चर्चा की थी। और अगर पीएसयू बैंकों की बात करें, सितंबर से लेकर अब तक करीब 57,000 करोड़ की मार्केट कैप साफ हो गई एसबीआई की, इंडियन ओवरसीज़ की 29-30 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए, कैनरा बैंक की करीब 26 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा की 23,000 करोड़ से ज़्यादा, पीएनबी की 23,000 करोड़ से ज़्यादा। तो क्या अभी जो लोग निवेशित हैं शेयर बाजार में, जो लोग पैसे लगा रहे हैं, तो ये मान के चले बैंकों के लिए अभी दर्द थोड़ा सा और बढ़ भी सकता है क्या, जिस तरह की रिपोर्ट्स में आप तमाम बातें बता रहे हैं? बैंकों को लेकर सेंटीमेंट बहुत खराब है बाजार का, अच्छा नहीं है। बैंकों की आर्थिक स्थिति देखें, अगर उनकी बैलेंस शीट देखें, वित्तीय स्थिति देखें, तो उतनी चुनौतीपूर्ण नहीं दिखाई देती। एनपीए में भी कमी हुई है। अभी आरबीआई की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी बैंकों की स्थिरता को लेकर सवाल नहीं उठाए गए थे। लेकिन बैंक हमेशा भारतीय अर्थव्यवस्था के व्यापक परिदृश्य के सूचक होते हैं, संकेतक होते हैं। और जब भी अर्थव्यवस्था में मांग कम होती है, डिपॉजिट्स गिरते हैं, खपत कम होती है, इकोनॉमी में ग्रोथ कम होती है, तो उसका सीधा रिफ्लेक्शन हमें अर्थव्यवस्था में बैंकों पर दिखाई देता है। इसीलिए बैंक निफ्टी को बाजार का दूसरा सबसे सक्रिय सूचकांक माना जाता है। और भारत में बैंकों में निवेश के जरिए आप अर्थव्यवस्था की नब्ज को, बैंक स्टॉक्स की कीमतों के आधार पर शेयर बाजार की नब्ज को पढ़ सकते हैं। और यहां हमें कई चुनौतीपूर्ण ट्रेंड दिख रहे हैं। पहली चीज तो एक इन्वेस्टर्स का जनरल सेंटीमेंट खराब है।
पूरे बाजार को लेकर। बैंक सेफ बेट माने जाते हैं विपुल जी, सुरक्षित माने जाते हैं, और इसलिए भारत में ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स ने और निवेशकों ने बैंकों में निवेश कर रखा है। बैंक निफ्टी की सक्रियता हमें बताती है। लेकिन एक तो जनरल सेंटिमेंट खराब है अर्थव्यवस्था को लेकर, जिसका असर बैंकों पर पड़ रहा है। दूसरा ये कि बैंकों के ने पिछले 5-6 महीनों में जो डिपॉजिट्स में पे चुनौती देखी, आपको याद होगा हम लोग चर्चा भी करते रहते थे, सरकार के पास तक ये मामला गया, आरबीआई के पास तक गया। बैंकों को अपने ऊंची लागत के कारण डिपॉजिट्स जुटाने में समस्या आ रही थी, और उस समस्या का असर बैंकों के सेंटिमेंट पर हमें दिखाई दिया। अभी हाल में ही एचडीएफसी बैंक ने 2 दिन पहले अपने पुराने बॉन्ड्स को खरीदा है ताकि उसकी कॉस्ट कम हो सके। तो बैंकों के पास डिपॉजिट्स की कॉस्ट ज़्यादा है। आने वाले समय में चूंकि क्रेडिट की मांग कम होने की संभावना है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती और स्लोडाउन के मोड में जा रही है, इसलिए बैंकों को लेकर सेंटीमेंट खराब है। तो जैसा विपुल जी ने बताया, अगर हम आंकड़े में देखें तो यूको बैंक करीब 34% गिर चुका है, पंजाब सिंध बैंक 33% करेक्ट हो चुका है, इंडियन ओवरसीज बैंक 32% करेक्ट हो चुका है। निफ्टी का जो पीएसयू बैंक इंडेक्स है, जिसको मैं बता रहा था, बैंक निफ्टी जिसको सबसे ज़्यादा सक्रियता के साथ दिया था, 22% पिछले एक साल में करेक्ट हुआ है। तो ये बताता है कि जो भारतीय वित्तीय व्यवस्था में निवेशकों की साइड से, निवेशकों के उत्साह की दृष्टि से और उनके भरोसे की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था की जो व्यापक तस्वीर है वो बैंकिंग सेक्टर की साख को और उसमें पूंजी निवेश में बढ़ोतरी की और स्टॉक्स पे अच्छे रिटर्न की संभावनाओं को धूमिल कर रही है। इस बीच इंडसइंड बैंक पहले ही बैंकिंग क्षेत्र का सेंटीमेंट और अंतर्धारणा खराब थी। इस बीच इंडसइंड बैंक में जो हो गया, जिसको हम लगातार आपको 2 दिन से बता रहे हैं, आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, अब आपने सर जिक्र छेड़ा है तो थोड़ा सा इंडसइंड बैंक को भी लेकर के आते हैं, क्योंकि यहाँ पर समस्याएं जो है वो लगातार बनी हुई है। इंडसइंड बैंक को लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आई है। खबर के मुताबिक इंडसइंड बैंक ने एक बड़ी लोन राशि पर संभावित नुकसान के लिए समय पर प्रावधान नहीं किया, जो कि बैंकिंग नियमानुसार जरूरी था। बाद में आरबीआई के दखल के बाद बैंक ने उस प्रावधान को पूरा किया। इस मामले ने बैंकिंग सेक्टर में नियामकीय सतर्कता और लोन प्रबंधन पर को लेकर के फिर से तमाम सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं। सर, क्या हम ये मान के चलें, क्या बैंक के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे भी कुछ सामने अब आने लगे हैं? देखिए, हम लोगों ने इंडसइंड बैंक पर जिस दिन से चर्चा शुरू की थी बोनस पॉइंट में, और बार बार हमने कहा था, दर्शकों को याद होगा कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर आने वाली इस तरीके की कोई भी समस्या जहां प्रॉफिट को ओवरशूट किया जाए, प्रॉफिट को मिसकैलकुलेट किया जाए, अकाउंटिंग में डिस्क्रिपेंसी दिखाई पड़े, छोटी बात नहीं होती, क्योंकि ये एक किस्म का कंटेजियन होता है और इसके पीछे बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं जो एक साथ निकलते हैं। और बैंकिंग सेक्टर में आमतौर पर सारे बैंक एक जैसे तरीके से ही काम करते हैं, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है विपुल जी कि जो इंडसइंड बैंक में हुआ है उसका खतरा दूसरे बैंकों में भी हो सकता है, और बाजार इस आशंका से वास्तविक रूप से, जायज रूप से परेशान है। अब नई चीजें निकलना शुरू हुई। 2 खबरें ये आई कि इंडसइंड बैंक के 2 टॉप एग्जीक्यूटिव ने 2023 और 2024 के दौरान 157 करोड़ रुपए के स्टॉक्स बेचे थे। आमतौर पर बैंकों के भीतर से, अगर आप बैंकों के घोटाले, स्कैम, बैंकों की समस्या को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, तो ये लगभग वैसी ही रूल बुक दिखती है, वैसी ही रेसिपी दिखती। पहले बैंक अपना प्रॉफिट इन्फ्लेट करता है, फिर उसके प्रबंधन पर सवाल उठाए जाते हैं, फिर नियामक प्रबंधन से सवाल पूछता है, और तब उसके बाद फिर पता चलता है कि प्रबंधन के लोगों ने अपने शेयर बेचे। तो पहली चीज़ तो ये निकल कर आई कि जो डेटा है उसके हिसाब से शायद आरबीआई इसकी जाँच करेगा। दूसरी चीज़, रिजर्व बैंक की भूमिका गहरे सवालों के घेरे में आई है, और ये बात बड़े स्पष्ट रूप से, दो टूक रूप से भारत के निवेशक पूछ रहे हैं कि रिजर्व बैंक की इस पूरी मॉनिटरिंग का क्या हुआ, जिसके भीतर जो बैंकों के कामकाज पर गहराई से नजर रखती थी, और इंडसइंड बैंक अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग की सूचनाओं को छिपा रहा था, प्रॉफिट बढ़ा रहा था और प्रोविजनिंग नहीं कर रहा था, जैसी बात विपुल जी ने बताई। आरबीआई ने पाया कि इंडसइंड बैंक ने अपने संभावित घाटों के लिए पर्याप्त प्रोविजनिंग नहीं की थी। ऐसा उसे करने की छूट क्यों दी गई? अंततः मामला जब स्टॉक एक्सचेंज को तो सूचित किया गया, तो जो कोहराम मचा वो आपके सामने है। तो अभी ये जांच पड़ताल चल रही है। विपुल, इस बात की भी संभावना है कि शायद इंडसइंड बैंक में आरबीआई सीधे दखल करेगा, बाहर के विशेषज्ञों को लाएगा, सीईओ और सीईओ को बदला जाएगा। आमतौर पर भारतीय बैंकों में जब भी कोई समस्या होती है तो यही प्रक्रिया दिखाई देती है। पर इंडसइंड बैंक ने भारतीय बैंकिंग उद्योग की जो साख थी और खासतौर से जो सेंटीमेंट था उसे खराब किया। आपको याद है, बंधन बैंक में समस्या इससे पहले ही आ चुकी थी, उससे याद आरबीएल, और उसके बाद अब ये इंडसइंड बैंक। तो पूरा एक चक्र है बैंकिंग सेक्टर का, जिसमें सरकारी बैंकों के स्टॉक्स तो टूट ही रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स के अंदर भी अब प्रबंधन की और हिसाब किताब की, अकाउंटिंग की गफलत हमें दिखाई दे रही है। कुल मिला जुला करके बैंकों के लिए सेंटीमेंट जो है वो अच्छा चल नहीं रहा है। लेकिन सर, आरबीआई ने जो है इस पूरे मामले को संभालने को लेकर के किस तरह की तैयारियां की हुई हैं? आरबीआई, ऐसा लग रहा है विपुल जी, कि शायद अब बोर्ड
पर में दखल देगा। इस बात की संभावना लग रही है कि एक तो जो मौजूदा प्रबंधन है आरबीआई उससे संतुष्ट नहीं है। कल परसों में मौजूदा प्रबंधन का बयान भी आया था कि रिजर्व बैंक के साथ उनकी सहमति नहीं थी कई सारी चीज़ों पर। ऐसा माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक शायद आरबीआई इंडसइंड बैंक के प्रबंधन में दखल करेगा। संकेत ये भी हैं कि कहीं बाहर से सीईओ और सीईओ को बुलाया जाएगा ताकि बैंक के अंदर पारदर्शिता रहे। और ऐसा होते ही इंडसइंड बैंक की तस्वीर पर और ज़्यादा गहरे सवाल उठेंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि बैंक के अंदर सब कुछ पाक साफ नहीं था। रिजर्व बैंक को अब ये समझ में आ रहा है कि प्रबंधन को बदलना ज़रूरी है, और यही वो विशेष साइकिल होता है जो बैंकों की साख को और बैंकों की चुनौतियों को आने वाले समय में बढ़ाता है। इस खबर पर हमारी निगाह लगातार बनी हुई है। अगले सप्ताह भी हम इस खबर में जो अपडेट होंगे वो आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए, तो ये तो रही पूरी मतलब जो है हमने बातचीत कर ली बैंकिंग सेक्टर को लेकर के, और जो इंडसइंड पे हम लगातार हमारी चर्चा जारी हो। जैसा अंशुमान सर ने कहा कि आगे भी हमारी ये चर्चा अगले हफ्ते भी जारी रहेगी, जो भी अपडेट्स आएगी। लेकिन एक और समूह जो कि हमेशा चर्चा में रहता है, उस पर जरा बात कर लेते हैं, वो है अदानी। गुजरात की एक अदालत को अदानी ग्रुप को अमेरिका में चल रहे मुकदमे के संबंध में नोटिस देने के लिए कहा गया है। कानून मंत्रालय ने गुजरात की अदालत से अनुरोध किया कि अदानी ग्रुप को अमेरिकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन सेक के मुकदमे की जानकारी दी जाए। इस मुकदमे में अदानी ग्रुप के खिलाफ निवेशकों ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कुछ वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। कानून मंत्रालय के निर्देश के बाद अदालत अब अदानी ग्रुप को आधिकारिक रूप से नोटिस भी भेजेगी। सर, सरकार ने गुजरात कोर्ट से कहा क्या है एक्चुअली? मामला बंद नहीं हो रहा और ठंडा नहीं हो रहा, जिस बात की संभावना थी। और अमेरिकी अदालत और अमेरिकी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जो कि अमेरिका का सेबी है, उसने इस पूरे मामले में भारत सरकार को अंततः वो कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया, जिसे लेकर माना जा रहा था कि शायद थोड़ा और समय लिया जाएगा। अंततः कानून मंत्रालय ने गुजरात के कोर्ट से ये कहा है कि इस पूरे मामले में अडानी समूह को सम्मन भेजा जाए। मामला क्या है आपको पता है, हम दोहरा देते हैं। भारत में कुछ राज्य सरकारों में के अधिकारियों को अडानी समूह और उसके कंसोर्टियम पार्टनर की तरफ से रिश्वत दी गई सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट लेने के लिए, और ये सूचना छिपाई गई, जबकि इसके लिए पैसा अमेरिका से उठाया गया था। और अमेरिकी नियमों के हिसाब से ये प्रैक्टिस अपारदर्शी है और भ्रष्टाचार के दायरे में आती है। अब यहाँ से भारत की सरकार के लिए और अडानी समूह के लिए थोड़ी चुनौतियाँ ज़्यादा गंभीर हो गई हैं, क्योंकि सीधे कानून मंत्रालय को दखल देना पड़ा। अमेरिकी सरकार ने कहा, और उसके बाद गुजरात के हाईकोर्ट की तरफ से अडानी समूह को सम्मन भेजा जाएगा। उस सम्मन के जवाब में अदालत को क्या बताया जाता है और अदालत बाद में कानून मंत्रालय को क्या बताती है, और ये मामला अमेरिका तक कैसे पहुँचता है, इस पर निगाहें रहेंगी। इस घटनाक्रम ने बाजार में अडानी समूह से जुड़े हुए स्टॉक्स को, अडानी समूह से जुड़े हुए सेंटीमेंट को प्रभावित भी किया, और ऐसा लग रहा है कि जांच तेजी से आगे बढ़ेगी। जी सर, क्या इस मामले को लेकर के क्या भारत में भी अब जांच हो सकती है? क्या होनी तो चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि जब हम भारतीय कानून मंत्रालय भारत के उद्योगपति पर लगे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच के लिए अदालत को सामने लेकर आ रहा है और अदालत से जांच के लिए कह रहा है, तो क्या भारतीय एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच नहीं करेंगी? अधिकृत रूप से सरकार की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। रिश्वत भी भारत में दी गई, प्रोजेक्ट भी भारत में था, पूंजी भी भारत में आई, समूह भी भारत का है। ऐसी परिस्थिति में भारत में भी इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए ताकि ये स्थितियां स्पष्ट हो सकें। सरकार की तरफ से तो भी कुछ नहीं कहा गया, लेकिन अभी मामला बढ़ा है, अदालत तक गया है, तो शायद अदालत की तरफ से सक्रियता हो और इस पर जांच के आदेश दिए जाएं। ठीक। सर, फिच ने जो है रेटिंग को जो है डाउनग्रेड कर दिया है। क्या हम ये मान के चलें अब आगे कुछ और भी ब्रोकरेज हाउसेज या रिसर्च हाउसेज यहाँ पे डाउनग्रेड की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं? फिच की तरफ से 4 अडानी ग्रुप की एंटिटीज़ की रेटिंग को स्टेबल से निगेटिव करने की सूचना आई है। इसमें एक असर इस मौजूदा विवाद का भी है और एक सामान्य रूप से जो बाजार की परिस्थिति है। फिच ने अडानी समूह की जो 4 एंटिटीज़ हैं, अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी ग्रुप 2 और इसके अलावा अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का, इनकी रेटिंग्स डाउनग्रेड की है। और इसका की प्रमुख वजह ये मौजूदा विवाद है जो किसी भी दिशा में जा सकता है। ठीक, अब हमने बात कर ली बैंकों को लेकर के, काफ़ी डिटेल में हमने बात कर ली इंडसइंड बैंक के बारे में, अदानी समूह के बारे में। अब सर जरा आईटी समूह को लेकर के जरा बातचीत करते हैं। कल आपने काफ़ी डिटेल में इस पर चर्चा की थी। अभी भी ट्रंप साहब की जो नीतियां हैं वो आईटी कंपनीज के लिए अच्छा नहीं कर रही हैं। आज भी आईटी इंडेक्स में अगर हम देखें तो बड़ी गिरावट देखने को मिली, और बीते अगर हम पिछले 1-1.5 महीने की बात करें तो अच्छी खासी गिरावट जो है वो आईटी शेयरों में आ चुकी है। यहाँ से फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है आईटी कंपनियों का आपको?
तीन महत्वपूर्ण घटनाक्रम कल के बाद हमारे सामने निकल कर आए जिन्हें जानना जरूरी है। कल हमने विस्तार से चर्चा की थी और आईटी इस तूफान में टिका हुआ आखिरी मोर्चा था जो पिछले जनवरी के बाद भारतीय शेयर बाजार में जो तूफान शुरू हुआ है उसमें आईटी सेक्टर एक ऐसी उम्मीद की किरण था जहां पर थोड़ी बढ़ोतरी, थोड़ी मजबूती दिख रही थी। लेकिन कल आईटी इंडेक्स बेयर जोन में पहुंच गया, 21% के आसपास करेक्ट हो गया। अब आज जो खबरें आई वो खबरें थोड़ी ज़्यादा चौंकाने वाली हैं आईटी निवेशकों के लिए और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी। पहली तो खबर ये आई कि आईटी कंपनियों को मिलने वाले ऑर्डर्स में अब कमी आ रही है और रिकॉर्ड कटौती हो रही है। स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में जिस तरीके से इमिग्रेशन के रूल बदल रहे हैं, ट्रंप विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका में काम करने के लिए भारी शर्तें लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय आईटी कंपनियों के लिए वहाँ काम करना मुश्किल होता जाएगा और ये वजह हमें आईटी कंपनियों के सेंटीमेंट के तौर पर दिखाई दी। आईटी कंपनियों के ऑर्डर्स में कमी आई। अमेरिकी टेक कंपनियों की गिरावट का सेंटीमेंट भी बाजार में यहाँ दिखाई दिया। दूसरी बड़ी बात यह कि भारत में जब आईटी कंपनियों के लिए ऑर्डर्स की कमी दिखाई देती है तो इसका एक संकेत भारतीय बाजार में रोजगार और नौकरियों पर मिलता है, क्योंकि आईटी सेक्टर भारत में सबसे बड़े रोजगार देने वाले सेक्टर्स में है और अमेरिका से अगर मांग कम होगी तो इसका असर भारतीय बाजार में रोजगारों पर दिखेगा। और तीसरा पहलू है कि अमेरिका में मंदी की संभावना, सामान्य रूप से अमेरिका में जो मंदी की संभावना है उसका सीधा असर भी हमें आईटी सेक्टर के सेंटीमेंट पर दिखाई दिया, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मांग टूटने से भारतीय कंपनियों के लिए ऑर्डर्स में कमी आएगी। और अमेरिका में तो खैर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही, टेस्ला से लेकर के और तमाम जितने आईटी सेक्टर हैं। नैस्डैक में सर 4% की गिरावट हो रही है। और सर इस पर तो बातचीत करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जरा म्यूचुअल फंड के नंबर्स आए हैं वो थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। फरवरी महीने में इक्विटी म्यूचुअल फंड में हमने देखा कि निवेश में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एमफी के आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो उसके मुताबिक फरवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में नेट इनफ्लो यानी निवेश 26% घट करके 29,303 करोड़ रुपए पर आ गया। जनवरी के महीने में ये निवेश 39,687 करोड़ रुपए का था। बाजार में उतार चढ़ाव और मुनाफा वसूली की वजह से निवेशकों का रुझान थोड़ा कमज़ोर पड़ा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार इन्फ्लो में कमी देखने को मिल रही है। सर ये म्यूचुअल फंड के जो आंकड़े हैं वो क्या दर्शा रहे हैं, हमें क्या बता रहे हैं? ये आज की सबसे चिंताजनक खबर है और इस पर शायद वित्त मंत्रालय और भारत सरकार को अब संज्ञान लेना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो सबसे चमकदार कहानी थी छोटे निवेशकों की, वो कहानी अब टूट रही है। और वहां अगर आप आंकड़े देखें, आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। जनवरी में करीब 61.33 लाख से बंद हुई और फरवरी में 57.5 लाख के आसपास से बंद हुई। अधिकांश इक्विटी म्यूचुअल फंड में 25% की गिरावट है। केवल 2 फंड्स हैं जिन्होंने गिरावट को सीमित रखा। यानी विपुल जी 2 महीने के दौरान करीब 1 करोड़ से बंद हो गई है भारत में और ये सबसे बड़ी चिंता है। इसको इस तरह से समझना और भी जरूरी है। इससे छोटे निवेशकों का उत्साह टूटा है, उनको नुकसान हो रहा है, वो बाहर निकल रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय बाजार को अभी तक जिन्होंने थाम रखा था वो छोटे निवेशकों का पैसा और उनका ही फंड था, क्योंकि विदेशी निवेशक बाजार से निकल रहे थे। लेकिन अब इस गिरावट के बाद हमें यह दिख रहा है कि छोटे निवेशकों का सहारा भी बाजार से हट रहा है और इसलिए बाजार में हमें कोई स्थिरता, बाजार में ऊंचे स्तर पर कोई मजबूती हमें नहीं दिखाई देती। और हम करीब से देखें कि भारत के म्यूचुअल फंड के भीतर क्या हुआ, डेटा पॉइंट के भीतर, तो सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी कैटेगरीज में, चाहे वो इक्विटी हो या वो डिफरेंट कैप वाले फंड हो, सारे फंड्स का प्रदर्शन खराब रहा है। सेक्टोरल थीमेटिक फंड में थोड़ा इन्फ्लो इसलिए आया क्योंकि नए फंड्स थे और लोगों को यहाँ निवेश का मौका मिला है। जी सर, लेकिन अगर हम इसी की रोशनी में अगर हम देखें कि अगर आईटी का जो सेंटिमेंट ख़राब हो रहा है, बड़ा एक्सपोजर है म्यूचुअल फंड का आईटी शेयरों के अंदर, ये सेंटिमेंट और ख़राब करेगा क्या? क्योंकि ये नंबर तो फरवरी के हैं, अब जब मार्च के नंबर आएंगे तो जिस तरीके से सेंटिमेंट आईटी का टूट रहा है तो क्या ये सेंटिमेंट और ख़राब करेगा म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए? बिल्कुल, म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए दर्द बाकी है और इसलिए उन्हें पहली बार अपने निवेश के धैर्य की परीक्षा देनी होगी। जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूं कि भारत के म्यूचुअल फंड निवेशकों की पूरी पीढ़ी ने इस तरीके की गिरावट नहीं देखी, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में इतने तेज करेक्शन नहीं देखे। पहले हम आईटी को समझते हैं। आईटी सेक्टर जैसे बैंकिंग एक बड़ा हिस्सा रखता है म्यूचुअल फंड निवेश के पोर्टफोलियो में, ज़्यादातर म्यूचुअल फंड की स्कीमों में बैंक का हिस्सा है, ठीक उसी तरह आईटी का है। इस आंकड़े को डेटा पॉइंट में समझते हैं, इसको रोक कर देखते हैं। आईटी सेक्टर में गिरावट का म्यूचुअल फंड पर बड़ा सीधा असर दिख रहा है। एक तो भारत की जो टेक म्यूचुअल फंड है जिनका अमेरिकी टेक कंपनियों में सीधा निवेश है, वो करीब 1546 करोड़ रुपए के आसपास है। एनवीडिया में मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 एफएफ ने निवेश कर रखा है। कोटक नैस्डैक 100 एफएफ ने फंड कर रखा है। जैसा अभी विपुल आपसे जिक्र कर रहे थे, नैस्डैक में सारे स्टॉक्स
स्टॉक्स बुरी तरह से टूटे। इसके अलावा मिराय एसेट का जो NYSE फैंग ETF है उसका भी करीब करीब 11-10% के आसपास का एक्सपोजर है। जनवरी 2025 में एनवीडिया का स्टॉक 17% टूटा। इससे इन फंड्स के निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि इनमें सीधी गिरावट आई है। इसके अलावा ASML और ब्रॉडकॉम कंपनियों और चिप कंपनियों में भी तेज गिरावट आई है। तो अमेरिकी नैस्डैक में जिस तरीके का कोहराम मचा है या जो गिरावट या जो मेल्टडाउन दिख रहा है उसका सीधा असर हमें उन कंपनियों, उन फंड्स पर दिखाई दिया जिन्होंने अमेरिकी कंपनियों में सीधे निवेश कर रखा था। इसके अलावा अब आप जब घरेलू IT स्टॉक्स में देखें तो घरेलू IT स्टॉक्स में TCS करीब 3% के आसपास, TCS और महिंद्रा 3% के आसपास गिर चुके हैं। इन्फोसिस करीब 4% के आसपास गिर चुका है। मॉर्गन स्टैनले ने सेक्टर को डाउनग्रेड किया है और इसकी वजह से पूरा IT इंडेक्स लुहुलुहान है। इसलिए जिन निवेशकों के म्यूचुअल फंड्स में IT स्टॉक्स हैं, जिन्होंने IT स्पेसिफिक थीमेटिक फंड में निवेश कर रखा है, उनके लिए म्यूचुअल फंड का उनका अपना स्टेटमेंट उनके लिए बेहद परेशान करने वाला है। यहाँ एक चीज़ और समझना जरूरी है कि जो 3 सबसे महत्वपूर्ण डिफेंसिव सेक्टर थे भारत के म्यूचुअल फंड्स के लिए, विपुल जी, FMCG, बैंक और IT, ये ऐसे सेक्टर थे जिनमें आमतौर पर म्यूचुअल फंड निवेशकों को एक एवरेजिंग मिल जाती थी। उन तीनों सेक्टर में तस्वीर खराब है और म्यूचुअल फंड निवेशकों को बेहद धैर्य के साथ इस तूफान का सामना करना पड़ेगा। दूसरा और कोई विकल्प नहीं है, सिप तोड़ना भी इसका कोई विकल्प नहीं है। हालांकि सिप तोड़ने का आंकड़ा हमने बताया, सिप तोड़ना भी इसका कोई विकल्प नहीं, क्योंकि यहाँ से निकल कर जाने के लिए बाजार में कोई विकल्प नहीं है जहाँ पर जाकर आप अपना निवेश कर सकें। तो धैर्य के साथ इस परिस्थिति का सामना कीजिए। अर्थव्यवस्था में वापसी की उम्मीद दिखेगी अगले कुछ 5-6 महीनों में और तब इस निवेश पर थोड़ा रिटर्न बेहतर हो सकेगा। बिल्कुल। और ये 3 शेयर जिनका नाम आपने लिया, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, जो सबसे दिग्गज शेयर है, उनमें 14% की गिरावट सिर्फ 1 महीने के अंदर देखने को मिली है। तो सर, जैसा आप कह रहे थे कि अभी म्यूचुअल फंड वालों के लिए क्या वाकई में कितना दर्द बाकी, बैंक बता दिया आपने बता दिया दिक्कतें FMCG के लिए, IT के लिए, तो अभी म्यूचुअल फंड निवेशकों को करना क्या चाहिए, कितना दर्द बाकी है वो? स्मॉल कैप मिड कैप में तो और ज़्यादा दर्द है, काफ़ी गिरावट है और जैसे ही थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है फिर बिकवाली आ जाती है। जैसे हमने आपको बताया कि भारतीय शेयर बाजार की जो सबसे सफल बड़ी कहानी वो ये थी कि विदेशी निवेशकों के निकल जाने के बाद भी विदेशी निवेशक तो साल भर से बिकवाली कर रहे हैं, भारत के छोटे निवेशक यहाँ निवेश कर रहे थे और अब यहाँ किसी न किसी तरह से नीतिगत स्तर पर किसी हस्तक्षेप की ज़रूरत दिखाई देगी। सीधे सरकार बाजार को कैसे संभाल सकती, बाजार का सेंटीमेंट बुरी तरह बिगड़ा हुआ है, पर अगर आप म्यूचुअल फंड निवेशक हैं तो थोड़ा धैर्य के साथ इंतज़ार करिए इन सारी कंपनियों का। कंपनियां खराब नहीं हैं, स्टॉक्स खराब नहीं हैं, उनके परफॉर्मेंस खराब नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो भीतरी कमजोरियां हैं वो इन कंपनियों को प्रभावित कर रही हैं और कुछ असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिख रहा है, जैसे कि हमें IT है। और पहली बार ऐसा दिखता है विपुल जी कि जब भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय निवेशकों के लिए डोमेस्टिक और एक्सटर्नल दोनों तरीके के, घरेलू और बाहरी दोनों तरीके के कारक बिल्कुल एक साथ समस्या बढ़ा रहे हैं। आमतौर पर होता यह था कि घरेलू अर्थव्यवस्था में ऊंच नीच के बीच में IT इंडेक्स ठीक ठाक काम करता रहता था, FMCG ठीक ठाक काम करता रहता था। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के जो फ्लैग बेरर हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के जो संकेतक सेक्टर हैं स्टॉक मार्केट में बैंकिंग और FMCG, वो भी टूटे हुए हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर का, विदेशी एक्सपोजर का जो संकेत देने वाला क्षेत्र है IT, उसमें भी तेज गिरावट है। म्यूचुअल फंड निवेशकों को इस समय बेहद धैर्य के साथ अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखते हुए बाजार में बने रहना होगा, धैर्य जो है बनाए रखना होगा। और इसी तरह की बातचीत और ये जो मन में तमाम दर्शकों के इस समय जो सवाल हैं, इन सवालों को समेट करके हम लेके गए आशीष सोमैया, जो कि व्हाइट ओक के CEO हैं। उनसे भी हमने काफ़ी डिटेल में इस तमाम विषयों में बातचीत की है। अभी म्यूचुअल फंड निवेशकों को क्या करना चाहिए, बाजार की क्या सिचुएशन है, वो आप इस वीकेंड पे होली मनाइए और होली मनाने के बाद जो है सैटरडे संडे में इन तमाम कार्यक्रमों को आप इस इंटरव्यू को देखिए। लेकिन अब जरा बाजार से थोड़ा बाहर निकलते हैं, बात कर लेते हैं अमेरिका की और ख़ासतौर से एलन मस्क साहब की। उनकी कंपनी स्टारलिंक की भारत में एंट्री को लेकर के अब विवाद खड़ा हो गया है। एक पूर्व नौकरशाह ने दूरसंचार विभाग को एक पत्र लिख करके स्टारलिंक की एंट्री पर चिंता जताई है। पूर्व अधिकारी ने लिखा है कि स्टारलिंक के भारत में संचालन से देश की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा हो सकता है। उन्होंने सरकार से स्टारलिंक की सेवाओं की जांच करने की मांग की है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कंपनी सभी नियमों का पालन कर रही है। सर, स्टारलिंक को लेकर के सरकार क्यों डर रही है और क्या खतरा है बड़ा? ये भी आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है, उसे समझना ज़रूरी है। कल हमने देखा कि जियो और एयरटेल ने पिछले 2 दिनों में दौड़कर आगे बढ़कर स्टारलिंक के साथ अपने करार की घोषणा कर दी कि इनके जरिए वो भारत में ब्रॉडबैंड लाएंगे, जबकि भारत सरकार अभी भी ये तय नहीं कर पाई है कि स्टारलिंक को लाइसेंस दे भारत में लाने के लिए। 2 साल से ये प्रक्रिया चल रही है और अभी भी सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से स्टारलिंक को भारत में सेवा देने की इजाज़त नहीं दी गई है, बावजूद इसके कि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से एलन मस्क को लेकर उनके कारोबार
नेटवर्क को लेकर स्पष्ट रूप से दबाव बनाया जाता है, कहा भी जाता है, उसके बाद भी वजह क्या है हम आपको बताते हैं कि स्टारलिंक को लेकर खतरा क्या है, स्टारलिंक को लेकर भारत के सुरक्षा परिदृश्य में कौन सा खतरा है, इसे हम समझते हैं डेटा पॉइंट के जरिए। स्टारलिंक के उपकरणों के दुरुपयोग के मामले भारत में आए हैं। म्यांमार के ड्रग तस्करों और मणिपुर के विद्रोहियों के पास स्टारलिंक के इक्विपमेंट मिले थे, जिसकी भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जांच शुरू की थी और उस जांच पर स्टारलिंक की तरफ से कोई सहयोग नहीं दिया गया, क्योंकि स्टारलिंक ने कहा कि यहाँ जो मौजूद सूचनाएं हैं वो गोपनीय हैं और उन्हें नहीं दिया जा सकता। दूसरी बड़ी चिंता ये कि स्टारलिंक ने अमेरिका का जो जासूसी नेटवर्क है, उस नेटवर्क के साथ करीब 1.8 अरब डॉलर का अनुबंध किया है, जिससे वो जासूसी उपग्रह बनाते हैं और ये स्पष्ट रूप से सबको पता है। स्टारलिंक के आने के साथ भारत के सुरक्षा क्षेत्र को या भारत के सुरक्षा विशेषज्ञों को इस बात का डर है कि इससे भारतीय रक्षा गतिविधियों की सुरक्षा और उनकी जासूसी का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्टारलिंक का रिकॉर्ड इस मामले में दागदार है। दूसरी तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो इसरो के लिए बड़ी चुनौतियां, और ये बड़ा आश्चर्य है कि स्टारलिंक को लाने से पहले भारत सरकार इसरो को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इसरो सीधे तौर पर स्टारलिंक का प्रतिस्पर्धी है। इसरो एक परियोजना पे काम कर रहा है जो स्वदेशी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की परियोजना है, जिसका नाम IRNSS है। ये लगभग वैसे ही सैटेलाइट्स हैं जैसे कि स्टारलिंक लो और अर्थ ऑर्बिट में लगाता है, और इसे लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है सरकार ने, इसको बजट से पैसा दिया है। स्टारलिंक के आने के बाद फिर इसरो की इस परियोजना का कोई मतलब नहीं बचेगा, क्योंकि स्टारलिंक का इतना बड़ा नेटवर्क है। भारतीय बाजार में ब्रॉडबैंड की बीमिंग या ब्रॉडबैंड स्टारलिंक के जरिए मिलना शुरू होगा। इसरो को इस बात का भी डर है कि चूंकि स्टारलिंक का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है तो बाजार का एक बड़ा हिस्सा ले लेगा, और फिर इसरो के लिए भारतीय बाजार में जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनमें अपने आप को खड़ा रख पाना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद इसरो फिर वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान की व्यवस्था में रह जाएगा। एक और दिलचस्प बात देखने वाली थी विपुल की वनवेब जो कंपनी है जिसको इसरो मदद कर रही थी और एयरटेल का इसके साथ करार था, उस कंपनी का भी भविष्य मुश्किल में दिख रहा है, क्योंकि स्टारलिंक अगर भारत आता है तो वो कंपनी जो स्टारलिंक की प्रतिस्पर्धी है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन देती है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। भारत में चिंता की सबसे बड़ी वजह है कि भारत ने अभी तक सैटेलाइट डेटा को सरकारी नियंत्रण में रखा है। भारत के गेटवेज के जरिए उसे पास करने की शर्त है। स्टारलिंक के मामले में ऐसा नहीं होगा। स्टारलिंक अपने गेटवे से इस डेटा को पास करेगा। और अंतिम बात है कि स्टारलिंक कंपनी में हिस्सेदारी किसकी इस पर बड़े सवाल हैं। भारत ने कुछ सख्ती कर रखी है भारत के पड़ोसी देशों के इस तरीके के जो सुरक्षा संबंधी संवेदनशील कारोबार हैं उनमें उनकी हिस्सेदारी को लेकर, तो भारत की चुनौती है। और इसलिए एक तरफ स्टारलिंक को लेकर खासा हुपला है, हल्ला है, और भारत की दोनों निजी कंपनियां भारतीय इंटरनेट ब्रॉडबैंड का परिदृश्य बदलने की घोषणा कर रही हैं। सरकार की तरफ से कभी कुछ कहा जाता है, फिर कुछ वापस लिया जाता है, पर वास्तविक स्थिति ये है कि भारत का सुरक्षा उपक्रम, भारत के सुरक्षा तंत्र के भीतर स्टारलिंक को लेकर स्थितियां बेहद सहज नहीं हैं। इसे ज़्यादा शक की निगाह से देखा जा रहा है उसके बजाय, जबकि बाहर इसको लेकर बड़ा उत्साह है। ये क्या कुछ मतलब ये मामला टल भी सकता है क्या सर, ये जो टाई अप किए गए हैं दोनों निजी कंपनियों की तरफ से? देखिए, सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से एक ही बयान आया, जिस बयान में कहा गया कि स्टारलिंक को मंजूरी तब मिलेगी जब उसे वो सारे सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का पालन करना पड़ेगा, जिसमें कि उसे डेटा का लोकलाइजेशन करना पड़ेगा और ट्रैकिंग की में ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। इलन मस्क ऐसा कुछ करने को कभी तैयार ही नहीं हुए, जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया, क्योंकि जो नेटवर्क अमेरिका के जासूसी सिस्टम के साथ काम करता हो वो अपने डेटा को कैसे शेयर करेगा, डेटा को लोकलाइजेशन कैसे करेगा, गेटवे यहाँ कैसे लगाएगा और ट्रैकिंग को कैसे शेयर करेगा, इस बात की संभावना ही नहीं, क्योंकि स्टारलिंक का नेटवर्क तो अमेरिका के रक्षा उपकरणों के तौर पर काम करता है। तो अगर ये शर्तें बनी रहीं तो स्टारलिंक की मंजूरी बहुत मुश्किल है, भारत में उसका आना बहुत मुश्किल है। और अगर भारत सरकार इन शर्तों को से पीछे हटती है, इन शर्तों को उधार करती है और स्टारलिंक के लिए कोई दूसरी व्यवस्था बनाती है, तो हमें देखना होगा। लेकिन उस स्थिति में स्टारलिंक का प्रवेश विवादित जरूर होगा, क्योंकि स्टारलिंक का जो रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में वो कई मामलों में, कई सारी गतिविधियों में काफ़ी सवालों में घिरा रहा है। ठीक, चलिए अगली खबर का रुख करते हैं अब। और भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर के एक नया विवाद सामने आया है। अमेरिका ने भारत से ई कॉमर्स और छोटे एवं मध्यम उद्यम MSME के क्षेत्र में विदेशी निवेश के नियमों में नरमी बरतने की मांग की है। अमेरिका ये चाहता है कि भारत अपने FDI नियमों को आसान बनाए ताकि अमेजन, वॉलमार्ट जैसी अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार में और विस्तार करने का मौका मिल सके। हालांकि भारत सरकार इस मामले में MSME सेक्टर के हितों को
ध्यान में रखते हुए संतुलित रुख अपनाने पर जोर दे रही है ताकि छोटे व्यापारियों को नुकसान ना पहुंचे। सर, अमेरिका भारत के लघु उद्योगों को लेकर के किस तरीके का प्रेशर बना रहा है? ये एक और विवाद का विषय है जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील में, ट्रंप के साथ ट्रेड डील में सामने आएगा। हम लगातार इसके बारे में आपको अपडेट दे रहे हैं और ये भी बेहद संवेदनशील है भारत के लिए। भारत सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को भी केवल मार्केट प्लेस मॉडल पर काम करने की छूट दी है, यानी वो कंपनियां मार्केट प्लेस बनाती हैं जिसमें तमाम वितरक शामिल होते हैं और ग्राहकों को उससे खरीदने की सुविधा मिलती है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार या जो अमेरिका का ट्रेड विभाग है वो इस नियमों को बदलने की मांग कर रहा है और उसका कहना है कि भारत में ये अमेज़ॉन जैसी कंपनियों के विस्तार को रोकता है और उन्हें बाजार बढ़ाने में बाधा करता है। और ये बात इससे पहले भी अपने पिछले कार्यकाल में भी 2018 वाले कार्यकाल में भी ट्रंप ने उठाई थी कि भारत ने ई कॉमर्स बाजार को बहुत सख्त नियमों में बांध रखा है। भारत में एक पूरा स्वदेशी पक्ष है जिसने ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ आंदोलन कर रखा था। छोटे ट्रेडर्स ने पूरे देश में आंदोलन किया था और उसके बाद सरकार को ई कॉमर्स के नियम बदलने पड़े थे और जिसमें ई कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियां सीमित कर दी गई थी। अब ट्रंप को बनाना है तो अमेज़न को बाजार में और बड़ी हिस्सेदारी देनी होगी, उससे विदेशी निवेश लाकर उसे सीधे बाजार में अपने उत्पाद बेचने की छूट देनी होगी, जैसा भारत अभी नहीं करने देता है और बार बार इस पर सवाल भी उठाता है कि अमेज़न अपने उत्पाद अलग अलग तरीके से बनाकर बेचती है। तो ये मामला यहाँ भी आकर ट्रेड डील में ये भी एक बड़ा पेन पॉइंट है कि क्या भारत अमेरिका की ई कॉमर्स कंपनियों के लिए अपने बाजार को और ज़्यादा खोलेगा और उसका असर भारत के रिटेल सेक्टर पर, भारतीय कंपनियों पर, भारत के वितरकों पर क्या होगा, देखना होगा। ये भी उस एजेंडे का पार्ट है जिस एजेंडे पर चर्चा हो रही है भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संधि के तहत। ठीक सर, तो अब चलिए, अब सर कार्यक्रम को समाप्त करने का तो वक्त हो गया है। पहले तो सबसे पहले आपको भी, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की, और साथ ही साथ हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समय बहुत सारे लोग लाल रंग से ही खेल रहे हैं, बाज़ार वाले खासतौर से, और म्यूचुअल फंड वाले भी। और उम्मीद करते हैं, हमारी ये आशा है कि जल्दी जो है आपका पोर्टफोलियो हरा हो और अगली होली जब हम लोग बनाएं तो हरे निशान से बनाएं। आप कुछ कहना चाहेंगे होली पर दर्शकों से? सर, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करिए कि ये बाजार में गिरावट का दौर अब थमे और धीरे धीरे वैल्यूएशंस बेहतर होकर दोबारा निवेश आए। आप सबको होली की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। सुरक्षित रहिए, शुभ होली हो, सुरक्षित ढंग से होली मनाइए। बहुत बहुत आभार। तो अच्छे तरीके से होली मनाएं, प्रसन्न रहें, खुश रहें, बाजार के नुकसान जल्दी पूरे हो, यही सब हम लोगों की कामना है। और कल होली मनाने के बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपके लिए हम लोग तैयार जो कर रहे हैं वो वीकेंड पे देखें, समझ अपनी बढ़ाएं। हमको फिलहाल के लिए इजाज़त दें। हैप्पी होली, नमस्कार।